So once again, a very warm good morning, guys, and welcome for React Master Class. तो अब तक हमने नोड के अब तक हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में फंडामेंटल से कुछ एडवांस तक ऑपरेशन परफॉर्म किए, ओके, जिसमें हमने ये देखा कि एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट होता क्या है और उसे हम किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। अभी आज का जो सेशन है वो सेशन रहेगा हमारा ES6, ओके। सो वी आर गोइंग टू लर्न द ES6 फीचर्स और हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ये ES6 फीचर्स होते क्या। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स है जो हम लर्न करने वाले हैं, ओके। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं रिएक्ट के टाइम लूंगा, तो मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ कि विच आर द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेक एट द टाइम ऑफ रिएक्ट जेएस। सो व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न द रिएक्ट जेएस, कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैं आगे चल के लूंगा, लाइक से स्टोरेजेस, ओके, कुकीज। देन वी विल आल्सो लर्न द टॉपिक like say storages, cookies. Then we will also learn the topic which is associated called as a generators. Okay, हम जनरेटर नाम का टॉपिक भी आगे चल के लेने वाले, ये हमारे रिएक्ट के अंदर आगे आएंगे, मतलब हम रिएक्ट के टाइम पे लेंगे। अभी तक हमने जो जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उसमें हमने ये देखा कि एडवांस जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें होती है जो परफॉर्म करते हैं हम, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जिन पे हम रोल आउट करते हैं, राइट। And we have just learned many of the things with respect to the JavaScript. तो उसी टॉपिक को अभी हम आगे लेके जाएंगे एंड देन वी विल लर्न द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ES6। अभी ES6 क्या है? बेसिकली ES6 एक फीचर है, मतलब ES6 एक वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। तो ES का लॉन्ग फॉर्म क्या है मैंने बताया था पहले भी। ES स्टैंड्स फॉर ECMAScript and ECMA stands for European Computer Manufacturer Association, okay, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। तो ये जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइजेशन देने के लिए यूज की जाती है, दैट इज ES। तो ES के अलग अलग वर्जन थे जिनमें से ES5 ES6 का जो वर्जन है वो बहुत ही पॉपुलर है। अभी हम सिर्फ ES का वर्जन नहीं पढ़ेंगे, बट वी विल लर्न द ES6, देन ES7, ओके, देन ES8, देन ES9। तो हम वो सारे वर्जन पढ़ने वाले जो लेटेस्ट वर्जन तक, बट उन सभी वर्जन को हम नाम क्या देते हैं? ES। दैट इज व्हाट दिस इज, उनको हम नाम ES देते हैं, ओके। सो चलिए अभी इसे इंप्लीमेंट करते हैं, लेट्स इंप्लीमेंट। तो इसे इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि ये फीचर्स होते कौन से हैं। तो चलिए वन बाय वन फीचर हम एक्चुअली प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पे। एंड जस्ट आई विल गो टू द folder here, I will just create one more folder called ES6। तो मैं एक स्पेशल फोल्डर क्रिएट करूंगा ES6, ओके। एंड यहाँ पे हम VS कोड ओपन करेंगे। जस्ट आई विल से आई विल क्रिएट वन फाइल index.html। ऑल्सो वी विल क्रिएट वन फोल्डर JS और उसमें हम एक फाइल क्रिएट करेंगे दैट इज कॉल्ड द main.js, ओके, main.js। Now the thing is that just I will say shift exclamation and here I will just say ES6 feature। अभी ES6 में बहुत सारी फीचर्स होती हैं जिनमें से ऑलरेडी कुछ फीचर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, ओके। जस्ट आई विल हाईलाइट दोस फीचर्स आल्सो। सो सबसे पहले मैं फाइल को हुक करूंगा यहाँ पे एंड नाउ लेट्स गो टू दोस फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर है मेरा दैट इज कॉल्ड एज अ लेट एंड कॉन्स्ट। ये पढ़ा है हमने, लेट और कॉन्स्ट पढ़ा है, यस सर। राइट। और एक फीचर है जिसे कहते हैं फ्रीज। ये भी हमने कहीं ना कहीं पे वर्ड पढ़ा था, जब हमें कॉन्स्ट एरे को फ्रीज करना है। याद आ रहा है किसी को? तो हमने कुछ ऐसे यूज किया था।
ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, ओके, और उसमें हमने वो एरे पास कर दिया था, अभी वो फ्रीज हो रहा है, तो आप उसे अभी चेंज नहीं कर सकते। ये याद आ रहा है, ये कंसेप्ट हमने देखा था। यस सागर। सर किए थे अपन ने ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज करके उसको चेंज नहीं होने को ना कुछ भी। यस हमने वो भी किया था, राइट। सो वी हैव डन दिस वन आल्सो। अभी हम ये सिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे जो रिएक्ट में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सो द ES6 फीचर्स which we use in React.js are first destructuring। तो पहला कंसेप्ट है destructuring, दूसरा कंसेप्ट है स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर्स, तीसरा कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट लिटरल्स, चौथा कंसेप्ट है टेम्पलेट स्ट्रिंग, पांचवा कंसेप्ट है रेस्ट पैरामीटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द क्लोजर्स। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लोजर्स। उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्ट पैरामीटर हो गया, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ओके, यहां तक हो गया। देन वी हैव एरो फंक्शन। तो ये सारे की सारी कंसेप्ट रिएक्ट में एज इट इज यूज होते हैं, और ये सारे कंसेप्ट इंटरव्यू में 101% पूछे जाते हैं। ओके, मतलब इनमें से आपको अगर कोई भी कंसेप्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको ये सिक्स के फीचर में इश्यू है। समझ में आ रहा है? सो ये सिक्स के सारे फीचर्स आपको आने चाहिए। डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर्स, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, स्ट्रिम टेम्पलेट्स, रेस्ट पैरामीटर्स, क्लोजर्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स और एरो फंक्शन। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट सेशन। ओके, क्योंकि ये पढ़ने के बाद हम सीधा रिएक्ट पेस का वर्कआउट स्टार्ट करें। ओके, और ऑल्सो यू विल हैव अ मॉक इंटरव्यूज, मतलब आने वाले एक दो जो सेशंस है हमारे, उनमें मैं आपको एक असाइनमेंट हम करेंगे। ओके, कल के सेशन में हम एक प्रोजेक्ट करेंगे छोटा सा, जो जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट रहेगा। ओके, और फिर ट्यूसडे से हम रिएक्ट को स्टार्ट करें। ओके, सॉरी थर्सडे से हम रिएक्ट को स्टार्ट करें। तो कल का सेशन हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन और एक्सपेरिमेंटल सेशन रहेगा। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इट इम्प्लीमेंटेशन। अभी ये सिक्स के हम ये वन बाय वन फीचर पढ़ेंगे। सबसे पहले फीचर होता है डिस्ट्रक्चर। अभी डिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्चरिंग मीन्स दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट a data from array or object. What we can do? We can extract the data from array or object. So जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक array है, और उस array में जैसे कि 5 वैल्यूज है, और मुझे क्या करना है, पहली 2 वैल्यू को एक वेरिएबल को असाइन करना। तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे मैं लिखूंगा जैसे कि नंबर 1,
और फिर मैं लिखूंगा एरे ऑफ 0, तो ये 10 उसको असाइन हो जाएगा। वैसे मैं लिखूंगा लेट नंबर 2, देन वी से एरे ऑफ 1। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे वेरिएबल 1 में 10 वैल्यू आ जाएगी और वेरिएबल 2 में 20 वैल्यू आ जाएगी। ओके, बट नाउ अगर मुझे यही चीज अगर शॉर्टकट में करनी है, तो कैसे कर सकते हैं हम? वी कैन यूज अ सिंटैक्स ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग। तो देखिए एरे में सिंटैक्स क्या यूज होता है, कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट, राइट? व्हाट वी यूज? अ स्क्वायर ब्रैकेट। सो इफ आई जस्ट से लेट, और लेफ्ट साइड पे मैं स्क्वायर दूंगा और राइट साइड पे लिखूंगा एरे। अभी जैसे मुझे नंबर 1 वेरिएबल देना है, मतलब ये जो एक नंबर की लाइन है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। और ये जो सेकंड वेरिएबल है, मतलब लाइन नंबर 10 जो है, उसको शॉर्टकट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखिए लाइन नंबर 9 और 10 और लाइन नंबर 11 एक ही है। सिर्फ हमने क्या किया, उसका शॉर्टकट क्रिएट। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, एरे से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एरे से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी अगर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर लिखा, and if I just pass number 1 and number 2, and if I make a right click and if I just say that open a live server, तो यहाँ पे आपका लाइव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। So it will get start. And now if I just make a right click और फिर अगर मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, you will see that under the console we will have 10 and 20. ओके, अभी इंटरव्यू में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, मान लेते कि मैंने पहले तो वेरिएबल 2 वेरिएबल ली, लेकिन मुझे बाद वाले सारे वेरिएबल एक एरे में स्टोर कर। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा एक सिंटैक्स यूज करेंगे, 1 2 3 3 डॉट दूंगा मैं और फिर मैं लिखूंगा जैसे कि एरे लिस्ट। क्या लिखेंगे हम? एरे लिस्ट। यहाँ पे अगर मैंने उसे लॉग में अगर प्रिंट किया, दैट इज एरे लिस्ट, आप देखोगे कि वो मुझे रिमेनिंग एरे की वैल्यूज देगी। देखा? मतलब अगर मान लेते कि मुझे सिर्फ पहले तो वेरिएबल एक वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, तो हम सिंपली वेरिएबल का नाम लिखेंगे। बट मुझे अगर ये तीसरे वाले से, मतलब इंडेक्स नंबर 2 से लेके 8 तक सारे के सारे एलिमेंट एक एरे में स्टोर करने हैं, तो हम डायरेक्टली 3 डॉट यूज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली एरे क्रिएट करेगा और पहले दो वेरिएबल छोड़ के फिर बाद वाले वेरिएबल, पहली दो वैल्यू छोड़ के बाद में जितनी भी वैल्यूज है उसे वो कलेक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? मतलब हम डिस्ट्रक्चरिंग में क्या कर सकते हैं, एक नंबर को एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक सेट एरे को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? वो 3 ही डॉट देने, वो सिंटैक्स, 3 डॉट एक सिंटैक्स है उसका। ओके, यस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी क्लियर? No, sir. Sir, apart from using number, is there any kind of like short example you can give? सॉरी, Apart from like using the 10, 20, 30, 40, 50 in an array, can we just use something different which can simplify this whole lot of question? ओके, हे पूर्ण आहे ना एका छोट्याशा दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये सांगता येईल का? हाँ ठीक है। अपार्ट फ्रॉम नंबर्स. हाँ, सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रिएक्ट में आगे चल के हम एक कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं जिसका नाम है स्टेट। ओके, ये कॉन्सेप्ट रिएक्ट का कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली करता क्या है,
स्टेट इज यूज टू हैंडल अ डेटा इन रिएक्ट। तो इसके लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं, यूज स्टेट। कौन सी मेथड यूज करते हैं? यूज स्टेट, और उसमें हम डेटा पास कर देते हैं। तो ये यूज स्टेट रिटर्न में एक एरे देती है, जिसमें पहली वैल्यू जो होती है वो एरे इस मेथड में पास की गई वैल्यू होती है, और दूसरा जो होता है वो अपडेट फंक्शन होता है, उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए फंक्शन, अपडेट फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, उस एरे को हम डायरेक्टली यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करते हैं, कुछ ऐसे डेटा कोमा जस्ट वी से लाइक से अपडेट वैल्यू, अपडेट फंक्शन। सो होता क्या है, ये रिटर्न में एक एरे देगा, मतलब ये फंक्शन एरे रिटर्न करेगा, और एरे में दो ही वैल्यू होगी, पहली वैल्यू होती है डेटा और दूसरी वैल्यू होती है अपडेट फंक्शन, एंड देन वी कैन यूज दिस डिस्ट्रक्चरिंग। ये एक रियलिस्टिक एग्जांपल है। अगर आपने गूगल पे भी अगर सर्च किया लाइक से यूज स्टेट रिएक्ट, सो यू विल सी दैट कि इसका सिंटेक्स आप कहीं पे भी आइए, आपको सिंटेक्स वैसे ही दिखेगा जैसे मैंने क्रिएट किया। दिख रहा है सिंटेक्स? Yes. ओके। तो रियल वर्ल्ड में हम इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इज इट क्लियर? Yes. यस। आणि ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत आता तिथे जशी कलरची व्हॅल्यू आहे आपल्या याच्यामध्ये आपण इथे कुठल्या कुठल्या घेऊ शकतो तशा डेटामध्ये? हाँ, सो यहाँ पे जो डेटा होता है वो क्या क्या सपोर्ट करता है? वो स्ट्रिंग सपोर्ट करेगा, नंबर सपोर्ट करेगा, बुलियन वैल्यू सपोर्ट करेगा, एक एरे भी सपोर्ट करेगा, और एरे मतलब एक लिस्ट ऑफ एरे, और ऑब्जेक्ट भी सपोर्ट करता है। तो ये सारे डेटा टाइप सपोर्ट करता है, विच और भी है। इस डेटा में आप किसी भी टाइप का डेटा टाइप पास कर सकते हैं, एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, और नल भी पास कर सकते हैं आप। ओके। क्लासेस आयडीज पण यूज करू शकतो? उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्लास आईडी हम रिएक्ट में यूज नहीं करते, आईडीज तो कभी भी यूज नहीं करते। ओके, क्योंकि रिएक्ट का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा अलग है। जब हम डेवलपमेंट करेंगे रिएक्ट में क्लासेस यूज करते हैं, बट जो कंडीशनल रेंडरिंग वगैरह होती है उसके लिए हम अलग सा लॉजिक यूज करते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। देखिए क्लास लॉजिक मतलब क्या है, वो क्या हुआ आपका, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग या फिर वो ऑब्जेक्ट रहेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनमें से अलग सा डेटा टाइप उसका रहता ही नहीं। ओके, यस, क्लियर है? हाँ. हाँ, अभी इसी पेज पे अगर मैंने क्लिक किया, आप और एक चीज देखोगे। अगर मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है। तो ये भी डिस्ट्रक्चरिंग ही होती है, ये भी एक डिस्ट्रक्चरिंग होती है। ये कुछ ऐसे होता है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल्स, और उसमें मेरे पास स्टूडेंट का नेम है, जैसे कि एस नेम, जैसे मैं मेरा नेम लिखूं लाइक एस कोर्स, स्टूडेंट कोर्स, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा रिएक्ट मास्टर प्रोग्राम। देन जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि और एक लिखेंगे, जैसे कि एस मोबाइल नंबर, तो जैसे मैं मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ये स्पेसिफिक सिर्फ एस नेम चाहिए इस पूरे ऑब्जेक्ट से, तो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट और राइट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट डिटेल। ऐसा क्यों? बिकॉज ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट से एंड होता है, और फिर इसके अंदर अभी मैं देखिए यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो यहाँ पे जैसे मुझे एस नंबर चाहिए, एस मोबाइल नंबर में डायरेक्टली यूज कर सकता। ओके, सो
कैन सी दैट इफ आई जस्ट यूज console.log, जस्ट आई कैन यूज दिस मोबाइल, और ये मेरा मोबाइल नंबर प्रिंट करके दे। इफ आई जस्ट ट्राई टू वंडर इट ओवर, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से आप किसी फंक्शन को, किसी वेरिएबल को, किसी लॉजिक को डिस्ट्रक्चर कर सकते। क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रक्चर कर सकते। ओके, ये डिस्ट्रक्चरिंग आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन? तो याद रखिएगा सिंटैक्स ऐसा है, लेफ्ट साइड में एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट के लिए कर्ली ब्रैकेट, दैट्स इट। इट्स एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? Any question, any query? Fine. So shall we move forward? Yes, sir. Yes. स्प्रेड ऑपरेटर ऑलरेडी हमने एरे के अंदर देखा था, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट डीप कॉपी और शैलो कॉपी बताया। याद आ रहा है किसी को? ये सर वो उस दिन की रिकॉर्डिंग वो हो गई थी। ओके राइट। तो मैंने डीप कॉपी और शैलो कॉपी बताया। तो डीप कॉपी और शैलो कॉपी के लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे कि लेट, अगर मैंने लिखा एरे ऑफ 2 इक्वल्स टू, जैसे मैं लिख रहा हूँ 10, 20, 30 और 40 और 50, और मान लेते यहाँ पे अगर मैंने लिखा लेट एरे ऑफ 3 इक्वल्स टू एरे ऑफ 2, तो ये डीप कॉपी हुई या शैलो कॉपी हुई? ये डीप कॉपी हुई, शैलो कॉपी हुई? यस एनीवन? इसी के लिए मॉक के प्रिपरेशंस लेने पड़ते हैं, आप भूल जाते हैं। ये शैलो कॉपी, क्या है ये? शैलो कॉपी। शैलो कॉपी मतलब क्या है? उसका जो मेमोरी लोकेशन है, वो मेमोरी लोकेशन ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाए। अगर मैंने एरे 2 में भी अगर चेंज किया तो एरे 3 में भी दिख जाए। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीप कॉपी, कुछ ऐसे। लेट एरे 3, देन अब ये एरे है तो मैं यहाँ पे इसे स्प्रेड करूँ, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ डीप कॉपी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ डीप कॉपी। तो हम डीप कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट की भी डीप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लेट प्रोडक्ट है, and this we need to get some, like I will just say name of the product is like say Dell, just I will say price 400, 4000, 40,000, और मुझे अगर इसकी डीप कॉपी क्रिएट करनी है, so I can just say let product 2, और फिर जैसे कि यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट यूज करूँ, 3 डॉट्स दूंगा, एंड देन आई विल जस्ट से प्रोडक्ट। तो ये हो गई डीप कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गई? ऑब्जेक्ट की डीप कॉपी। तो ये हो गया डीप कॉपी ऑफ एरे, और ये हो गई लाइन नंबर 48 पे डीप कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे होता एक ही है कि आपका जो एरे है या फिर ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे वेरिएबल को सेम मेमोरी वैल्यू असाइन नहीं करता, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ न्यू वन। ओके, होप सो यहां तक क्लियर है।
यस, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था जब हमने एरे और मेथड्स के बारे में देखा। यस, इन दोनों में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी किसी के पास? डिस्ट्रक्चरिंग में कोई क्वेश्चन है? देखिए यहाँ पे भी 3 डॉट्स है, बट ये 3 डॉट्स एरे को स्लाइस करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे ये जो 3 डॉट है, जो लेफ्ट साइड राइट साइड में अगर 3 डॉट है तो इसकी मीनिंग अलग होती है, लेफ्ट साइड में 3 डॉट है इसकी मीनिंग अलग होती है। इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा। राइट साइड में 3 डॉट्स मतलब एक नई कॉपी, डीप कॉपी क्रिएट हो रही है, और लेफ्ट साइड में अगर 3 डॉट्स है मतलब एरे को कट किया जा रहा है और एक नया एरे क्रिएट हो रहा है। यस, यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? यस, फैजान, सागर, शुभम। यस, एनी क्वेश्चन? Shall we go with the next step? Yes, Shubham is saying yes. Okay. So now let's learn the concept called as a object literals. अभी ये concept बहुत simple है. Let's say that कि मेरे पास एक variable है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा like say my blog. और इस my blog में मेरे पास blog का name है, so I will just say blog name. और blog name क्या है? जैसे कि React.js. उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे blog details है, यहाँ पे मिलेगा लाइक रिएक्ट इज लाइब्रेरी। अभी आप देख सकते हैं मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे ऊपर मान लेते कि मैंने एक वेरिएबल लिखा ब्लॉग नेम, जस्ट आई गिवन लाइक से React.js, और मुझे ये जो ब्लॉग नेम है ये ऑब्जेक्ट के ब्लॉग नेम को असाइन करना, तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो होगा क्या, ये जो ऊपर वाला ब्लॉग नेम है ये अंदर वाले ब्लॉग नेम प्रॉपर्टी को अपडेट करेगा। अभी मुझे एक बात बताइए, राइट साइड में जो ब्लॉग है ये क्या है, वैल्यू है या वेरिएबल है? सॉरी, जो राइट साइड में, जो राइट साइड में है वो क्या है, वैल्यू है या वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल। और लेफ्ट साइड में क्या है, वैल्यू है या प्रॉपर्टी है? यस, लेफ्ट साइड में क्या है, वैल्यू है या प्रॉपर्टी? वैल्यू। वैल्यू नहीं, वैल्यू साइड वाली प्रॉपर्टी। अगर माउस अगर होल्ड किया हाँ, तो आपको property. प्रॉपर्टी दिखेगी। तो देखिए लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी है, राइट साइड में वेरिएबल से। अगर प्रॉपर्टी और वेरिएबल का नेम अगर सेम है तो आप इसे एक बार ही लिख सकते हैं। ये हुआ ऑब्जेक्ट लिटरल्स। क्या होते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स? मान लेते हैं आप एक वेरिएबल को एक प्रॉपर्टी को एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन वो वेरिएबल का नाम और प्रॉपर्टी का नाम सेम है, तो उस कंडीशन में आप उसे सिंपली एक बार ही लिख सकते हैं। दिस इज द शॉर्टकट वे टू राइट द लॉजिक। ये लॉजिक लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये शॉर्टकट है। यहाँ पे अभी आपको वही आएगा, ब्लॉग नेम और वैल्यू आएगी React.js। चलिए इसे प्रिंट भी करके देखते हैं। सर याच्यासोबत वरचं पण एकदा प्रिंट करू। जस्ट अ मिनट। तो देखिए यहाँ पे आपको ब्लॉग नेम React.js आ रहा है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि हम
एक वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं और वही डेटा मुझे एक प्रॉपर्टी को असाइन करना है। तो वेरिएबल और प्रॉपर्टी का नेम अगर सेम है, उस केस में आप उसे एक बार ही लिख सकते हैं एंड स्टिल इट विल वर्क विदाउट एनी इशू। दिस इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ओके, यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं किसी के पास? बस सर। Fine. So we will take a small break of 2-3 minutes and then we will resume it back. Okay, let's have break. Okay. Fine. So now let's start with the next part. तो यहाँ पे अभी हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होते हैं। अभी स्ट्रिंग टेम्पलेट हमने ऑलरेडी देखा है। स्ट्रिंग टेम्पलेट को हमने ऑलरेडी देखा है। जैसे मेरे पास एक टेक्स्ट है तो मैं उसमें कुछ वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लाइक बैकटिक का यूज करके, लाइक माई ब्लॉग नेम इज, और फिर हम डॉलर कर्ली ब्रैकेट यूज करके यहाँ पे ब्लॉग का नेम पास कर सकते। तो ये जो हमने लिखा है इसे कहते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट। इसका एडवांटेज ये होता है कि आप ये जो डॉलर कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं कुछ ऐसे, डॉलर कर्ली ब्रैकेट 2 × 2, तो ये भी वैलिड आउटपुट है। अगर मैंने यहाँ पे console.log किया, you will see that I will just get the text that is at the end. I will have the 4 as a text. So it will just say my blog name is React.js और फिर 4 आए। तो आप यहाँ पे रन टाइम कैलकुलेशंस भी कर सकते। तो इसे स्ट्रिंग टेम्पलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग टेम्पलेट्स। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको। So just I will clear the console. So I will just say console.clear. अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मान लेते हैं यहाँ पे मैं कंसोल में लिख रहा हूँ console.log। हाँ, अभी मेरा एक क्वेश्चन, कंसोल में हम कितना डेटा पास कर सकते हैं, कितने पैरामीटर पास कर सकते हैं? 1 2 3 4, कितने पास कर सकते हैं? कितने पैरामीटर इस लॉग में पास कर सकते हैं आप? अगर मैंने दूसरा पास किया तो वर्क करेगा क्या? ये प्रिंट होगा? द आंसर इज यस, ये प्रिंट होगा। ओके, अभी मैं फिर से एक बात पूछता हूँ, अगर मैंने तीसरी वैल्यू अगर पास की तो क्या ये प्रिंट होगी क्या? ये भी प्रिंट होगा। अगर मैंने चौथी वैल्यू पास की तो प्रिंट होगी क्या? होगी, होगी। तो इसमें आप अनलिमिटेड पैरामीटर पास कर सकते। इस पैरामीटर का कोई भी लिमिट नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका कोई भी लिमिट नहीं। इट हैज नो लिमिट ओवर, कोई भी लिमिट नहीं इसकी। और आप देख सकते हैं कि मैं जितनी चाहे उतने पैरामीटर पास कर। सो जैसे मान लेते हैं मुझे एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। प्रोग्राम ऐसे है दैट आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ फंक्शन ऑफ एडिशन। ओके, और मैं यहाँ पे a, b पास करूँ। नाउ जस्ट आई विल से console.log a + b। तो मुझे एक बात बताइए, कितने पैरामीटर मैं इस फंक्शन में पास कर सकता हूँ? 1 2 3 4, कितने पास कर सकता हूँ? अभी हम कितने कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर? 2। 2। तो यहाँ पे भी हम 2 ही पास कर सकते हैं।
इसे 10 और 20 पास करें। And you will see now it will just give you the output that is 30। अभी अगर मैंने और एक पैरामीटर पास किया तो क्या आउटपुट आएगा? ओके, सबसे पहले यहां से मुझे कैंडिडेट ने कहा है कि एरर आई, और क्या क्या आएगा एरर के अलावा? आउटपुट क्या आएगा? ऊपर कितने पैरामीटर हैं, नीचे कितने हैं? अगर ऊपर 2 पैरामीटर है और नीचे 3 है तो ये ऊपर के ही पैरामीटर कंसिडर करो। मतलब ए में क्या वैल्यू आएगी? 10 जो पहली वैल्यू है, और बी में 20 जो दूसरी वैल्यू। ये 50 का कोई भी सिनेरियो नहीं, तो उस वजह से यहाँ पे आपको आउटपुट 30 ही दिखेगा। इट विल बी 30 होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अगर मुझे भी ऐसा अनलिमिटेड पैरामीटर पास करने, जैसे लॉग में था अनलिमिटेड, तो कैसे करेंगे हम? सो फॉर दैट वी विल यूज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ रेस्ट पैरामीटर। क्या कॉन्सेप्ट पास करेंगे हम? रेस्ट पैरामीटर। तो इस रेस्ट पैरामीटर में मैं यहाँ पे 3 डॉट दूंगा एंड देन आई विल से वैल्यूज। आप कोई भी वैल्यू दे, मतलब कोई भी नाम दे सकते, और मैं इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करूँ। और मजे की बात यह है कि ये सारा डेटा, मतलब जितने भी पैरामीटर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये सारी की सारी इस रेस्ट पैरामीटर में कलेक्ट हो जाए और ये एक एरे में स्टोर हो जाए। अभी मैं इसके एडिशन कर सकता हूँ, कर सकते हैं, राइट? सो हम यहाँ पे लूप लगा सकते हैं कुछ ऐसे, वैल्यूज डॉट आई कैन जस्ट से फॉर ईच, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इट विल हैव अ फंक्शन विथ अ राउंड ब्रैकेट हैविंग अ वैल्यू, और यहाँ पे ऊपर में एक रिजल्ट लिखूं, लेट रिजल्ट, जो बाय डिफॉल्ट 0 है। जस्ट अब इसे रिजल्ट इक्वल्स टू जो भी रिजल्ट है प्लस वैल्यू। तो इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ऐसे लॉन्ग कट में लिखते हुए। तो मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू वैल्यू। देखिए लाइन नंबर 57 और 58 एक ही, सिर्फ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया। एंड एट द एंड आई विल जस्ट से console डॉट लॉग, ये फंक्शन खत्म होने के बाद, मतलब लूप खत्म होने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे रिजल्ट, एंड यू विल सी आई विल गेट अ रिजल्ट 19। ओके, अभी मैंने अगर इसमें कुछ भी पास नहीं किया तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 0, क्योंकि ये फॉर के अंदर जाएगा ही। लेकिन जैसे मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, कोई भी वैल्यू, तो देखिए मुझे आउटपुट आएगा। फिर अगर मैंने दूसरी वैल्यू पास की तो पहले और दूसरे का आउटपुट आएगा 3। अगर मैंने 100 पास की तो अभी आउटपुट क्या आएगा? 103। वेरी गुड, and it works very perfectly. This is called as a rest parameter. रेस्ट पैरामीटर हम तभी यूज करते हैं जब हम अनलिमिटेड पैरामीटर पास करते हैं। ये बहुत ही रेयरली यूज होता है, रेयरली मतलब बहुत ही कम जगह पे यूज होता है, क्योंकि अनलिमिटेड पैरामीटर पास करना मतलब थोड़ा सा डेंजरस भी होता है, इसको आपको ट्रैक करना पड़ता है। सो हियर वी यूज 3 डॉट्स इन राउंड ब्रैकेट। तो देखिए अब तक हमने 3 डॉट्स वाली वैल्यू 3 जगह पे दी। एक स्प्रेड डिस्ट्रक्चरिंग के टाइम लेफ्ट साइड में जो स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फिर हमने देखी राइट साइड में जो डीप कॉपी क्रिएट करता है, और अभी हम देख रहे हैं 3 डॉट्स राउंड ब्रैकेट के अंदर, इसे रेस्ट पैरामीटर। इट इज यूज्ड टू कलेक्ट द पैरामीटर वैल्यूज इन एन अरे। ओके, यस, यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन?
Yes, any question, any query? Yes, यहाँ तक क्लियर है? Kindly ping me guys. हाँ सर। Okay. So चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पे वर्कआउट कर रहे हैं. लेट्स वर्क ऑन द न्यू टॉपिक. अभी क्लोजर का जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा आगे चल के लूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर में वो बहुत ही कंफ्यूज कर देगा. सो आई विल टेक दिस क्लोजर टॉपिक अ बिट अहेड, थोड़ा आगे चल के लूंगा. ओके, सो लेट्स डू दैट. लेट्स डू दैट नाउ. तो ये क्लोजर यहां से मैं रिमूव करता हूं. तो चलिए अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. अभी कभी कभी क्या होता है, मैंने फंक्शन के टाइम पे, मतलब जब मैंने फंक्शन क्रिएट किया था, तब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था. मान लेते कि मैं यहाँ पे फन यूज कर रहा हूं और यहाँ पे ए कोमा बी, और मैंने अगर लिखा ए लेट रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी, और मैंने अगर यहाँ पे फन ऑफ 10,20 लिखा, तो क्या आउटपुट आएगा रिजल्ट में? यस, क्या आउटपुट आएगा रिजल्ट में? 30, बराबर. तो आपको यहाँ पे 30 दिखेगा. बट मान लेते हैं अगर मैंने ए की वैल्यू पास की, तो क्या आउटपुट आएगा? क्या आएगा? क्या आउटपुट आएगा? तो यहाँ पे आपको आउटपुट आएगा नॉट अ नंबर. क्या आएगा? नॉट अ नंबर. क्योंकि हम एक नंबर को यहाँ पे जब बी असाइन होता है, उसको कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं क्या? नहीं. तो ये बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड है. अनडिफाइंड प्लस एनीथिंग इज नॉट अ नंबर. ओके, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं. जैसे मैं पास करूंगा 0, अभी आपका आउटपुट आएगा 10. अभी मान लेते हैं मैंने ए भी पास नहीं किया, तो क्या आउटपुट आएगा? फिर से नहीं, नहीं, क्योंकि बी को तो डिफॉल्ट वैल्यू है, लेकिन ए को है क्या? नहीं. तो फिर ए ऑलरेडी अनडिफाइंड है. तो अनडिफाइंड प्लस नंबर इज नॉट अ नंबर. सो नाउ इफ आई जस्ट यूज हियर लाइक से 0, तो क्या होगा? अगर आपने इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं की, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू को पिक करेगा. और इसे टेक्निकल भाषा में हम कहेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर्स. क्या कहेंगे हम इसे? डिफॉल्ट पैरामीटर. तो डिफॉल्ट पैरामीटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम किसी फंक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए यूज करते हैं, और ये रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है. ओके, यस. नाउ लेट्स गो विद द लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज एरो फंक्शन. तो अब तक हमने ये देखा कि हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं कुछ ऐसे. लेट फंक्शन, ऐसे लेट फंक्शन लिख सकते हैं. फंक्शन फन टू, राइट. ये एक वे था हमने जो लिखा. दूसरा वे था फंक्शन एक्सप्रेशन, या फिर एक्सप्रेशन फंक्शन. वो कैसे लिखा था हमने? फन टू, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे लिखो मेरा, लेट फन ऑफ 2 इक्वल्स टू फंक्शन
ओके, राउंड ब्रैकेट और फिर हम कर्ली ब्रैकेट ऐसे लिखा था, राइट? वेरी गुड। इसको ही हम शॉर्टकट में एरो फंक्शन जैसा लिख सकते हैं। मैंने ये भी टॉपिक लिया था, एरो फंक्शन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये फंक्शन कीवर्ड में रिमूव कर दूंगा और फिर राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के बीच में मैं एक असाइनमेंट और ग्रेटर देन साइन दूंगा। ये एरो जैसा दिख रहा है, मतलब फंक्शन कीवर्ड रिमूव करके आप ये लिख सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ऐसे लिखा, लेट फंक्शन fun2 फंक्शन राउंड ब्रैकेट, और मुझे इसके अंदर रिटर्न करना है, रिटर्न हेलो। क्या करना है? रिटर्न हेलो। तो यही चीज हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, fun3 राउंड ब्रैकेट ग्रेटर देन साइन एंड रिटर्न हेलो। अभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इसका भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। अगर एक ही लाइन अगर आपके फंक्शन में यूज हो रही है तो आप ये कर्ली ब्रैकेट और ये रिटर्न कीवर्ड रिमूव कर दीजिए। और देखिए लाइन नंबर 81, 80 से 82 और लाइन नंबर 84 एक ही है। दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं। लेकिन अभी प्रॉब्लम कहां पे आता है? जब हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, जैसे मैं लिखूंगा नेम लाइक से दीपक। तो जब हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट। कैसे? इस तरीके से नहीं लिख सकते, लेट fun3 एरो, और फिर हम उसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो गया, ये काम नहीं करेगा। तो इसका शॉर्टकट ये है कि इसको हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देंगे, तो ये अभी वैसे ही रिटर्न कर। मतलब देखिए लाइन नंबर 80 से 84 और लाइन नंबर 87 से 89 तक सेम कोड। ओके, तो ये एक शॉर्टकट देता है। इसका और एक एडवांटेज होता है दैट एरो फंक्शंस डोंट हैव देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। अभी ये क्या होता है ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, सिर्फ ये वर्ड याद रखिए। क्या वर्ड? एरो फंक्शन डोंट हैव देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। ओके, दे कलेक्ट द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम सराउंडिंग। They collect the context from surrounding. That is the true output which we. ओके, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी ये कैसे काम करते हैं ये हम कल के सेशन में देखेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन द टुमारोज डे, डोंट वरी अबाउट। तो क्या क्या देखा अभी तक हमने? चलिए एक रिकैप करते हैं। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले हमने ES6 की फीचर स्टार्ट किए, जिसमें हमने लेट और कॉन्स जो ऑलरेडी देखा था तो मैंने रिपीट नहीं किया, और फ्रिंज भी हमने ऑलरेडी देखा है। देन वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड द डीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एरे या फिर ऑब्जेक्ट्स। तो हमने दोनों में देखा कि कैसे यूज किया जाता है। अगर एरे है तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा, ओके, जैसे लाइन नंबर 11 पे है। और अगर मान लेते कर्ली ब्रैकेट है तो लाइन नंबर 24 पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कर्ली ब्रैकेट। फिर हमने स्प्रेड ऑपरेटर देखा जिसमें डीप कॉपी होती है, तो हम 3 डॉट्स यूज करते हैं। अगर मुझे एरे को अगर स्प्रेड करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें, और अगर ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करना है तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज करें। देन वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट लिटरल्स, जहां पे हम प्रॉपर्टी और वेरिएबल का नेम अगर सेम है तो हम एक ही बार उसे लिख सकते हैं। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्ट्रिंग टेम्पलेट, जिसमें हम रन टाइम वेरिएबल किसी स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं। देन वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेस्ट पैरामीटर, जहां पे आप अनलिमिटेड पैरामीटर पास कर सकते हैं, सिर्फ आपको फंक्शन आर्गुमेंट के बॉडी में
3 डॉट पास करने होते, तो ये array जैसा काम करेगा. Then you can use a method to iterate that array and then you can calculate the thing. And then we have seen the last thing that is called the default parameters. Sorry, last second thing that is called the default parameter, जो किसी भी फंक्शन में आप डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकते हैं. मतलब अगर यूजर ने पास नहीं भी किया तो भी वो डिफॉल्ट वैल्यू कट पिक करेगा. एंड देन द लास्ट कंसेप्ट वी हैव लर्न दैट वाज कॉल्ड एज एरो फंक्शंस, जिसमें हम फंक्शन कीवर्ड रिमूव करते हैं और राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम एक एरो देते हैं. इसका शॉर्टकट भी हम लिख सकते हैं. अगर एक ही रिटर्न लाइन है तो हम डायरेक्टली उस लाइन को लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर हम रिटर्न में ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो आपको राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट ये लिखना पड़ता है. दिस इज व्हाट द मेजर डिफरेंस. आई होप सो दैट इज क्लियर. यस सर. ओके, तो किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं लिए. ओके, रिमेन ES6 में मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स नहीं लिए, क्योंकि अगर मैंने वो लिए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है. तो पहले हम रिएक्ट पढ़ेंगे, फिर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाऊं. ओके, बिकॉज आई डोंट वांट द कंफ्यूजन. यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो सर, रिकॉर्डिंग देखते एक बार अच्छे से. ओके फाइन, तो ये एक बार रिकॉर्डिंग देखिए. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पिन कर सकते हैं. डोंट वरी. ओके, या Yes. सो ऑन दिस, यस सर. No, I was just saying. ओके फाइन. तो आने वाला जो अभी ये जो वीक है, ये इसमें मैं आपके क्वेश्चंस के प्रिपरेशंस लूंगा. आई विल शेयर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट जो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट होती है. ओके, आंसर नहीं शेयर करूंगा, सिर्फ क्वेश्चंस. आंसर आप सर्च करोगे एंड देन यू विल एलैबोरेट. ओके ओके सर. fine. So on this note, I will stop the session and thank you so much for joining the part. Let's see you in the next lecture. Till that time, be happy, be safe. Thank you so much.